हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से संबंधित जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अक्सर से भी बैंकिंग के ग्रेड ए एग्ज़ाम या ईपीएफओ इन्फोर्समेंट अफसर के एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अक्सर प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट, उसके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और भविष्य में अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दूसरे तरह आता है तो चूँकि आप चीज़ें समझे रहेंगे तो आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरे तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, according to which principle business is considered distinct from its owner। इस प्रिंसिपल के आधार पर बिजनेस को ऑनर से डिस्टिंक्ट समझा जाता है। इसका जवाब क्या है? जवाब में हमारे पास चार ऑप्शन है। ए कंसिस्टेंसी, दूसरा सेपरेट एंटिटी, तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट और चौथा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इसमें कौन सा सही? इसमें सही बी, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। आंसर क्या है? बी। क्यों? क्वेश्चन भी सीधा सीधा है, क्वेश्चन ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस प्रिंसिपल के आधार पर बिजनेस को ऑनर से डिस्टिंक्ट माना जाता है। According to which principle business is considered distinct from its owners। आंसर होता है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल का दूसरा भी नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी को हम लोग तीन नाम से जानते हैं: बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट के बदले में ज़्यादा सही है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एंड दैट अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग माना जाता है। अलग अलग माना जाता है मतलब बिजनेस में सपोज एक ऑनर है बिजनेस, ये सपोज राम है, इन्होंने कुछ पैसे लगा करके सपोज 1 लाख एक बिजनेस खोला।
एक बिजनेस इन्होंने खोला। तो बिजनेस मानेगा कि राम एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। राम एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस के बुक्स में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये मान कर चलेंगे अकाउंटिंग के क्रम में कि राम एक अलग व्यक्ति है और बिजनेस एक अलग व्यक्ति, ठीक है। और तब हम अकाउंट फॉर करेंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए जब राम बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस क्या करता है, अपने यहाँ अकाउंट खोलता है, एक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो राम को रिप्रेजेंट करता है। और बिजनेस कैपिटल को एक लायबिलिटी की तरह या ऑनर्स के एक क्लेम की तरह मानता है, जो उसको देना है, उसके बदले में उसको कुछ देना है। दूसरी लायबिलिटी से भिन्न ये एक लायबिलिटी की तरह चीज़ है, इसलिए कि अगर बिजनेस किसी कारण से फेल होता है तो बिजनेस बाध्य नहीं है कि ऑनर का पूरा पैसा लौट आए, क्योंकि ऑनर को प्रॉफिट भी बहुत मिलता है। जब होता है प्रॉफिट तो नुकसान भी होगा तो ऑनर को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बस इतनी ही सी भिन्नता है, लेकिन बिजनेस हमेशा ऑनर्स को एक सेपरेट एंटिटी मानता है और खुद को एक सेपरेट एंटिटी मानता है। जब अकाउंटिंग करता है तो लीगली पार्टनरशिप दैट शोल ट्रेडिंग के क्रम में दैट पार्टनरशिप के फॉर्म ऑफ बिजनेस में इनको अलग नहीं माना जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में बिजनेस और बिजनेस मैन को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। राम एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह। अगर राम बिजनेस से कैश लेता है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या कुछ वस्तुएं लेता है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो एक अलग अकाउंटिंग खोला जाता है जिसका नाम होता है ड्रॉइंग अकाउंट, जिसको अकाउंटिंग ईयर के अंत में कैपिटल से घटा लिया जाता है, मतलब उतना से उसका कैपिटल कम कर दिया जाता है ऑनर का। अब आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह के प्रॉब्लम कुछ भी आएंगे तो आप अलग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी। यही बात है, सेम अकाउंटिंग दैट एक्रूअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या आंसर है, डी, बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, डी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, अभी हम लोगों ने बात की डिटेल में कि बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों को, बिजनेस के ऑनर दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। और एक और बात इम्पोर्टेंट है इसमें कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं जब भी, तो हम बिजनेस के ख्याल से करते हैं, बिजनेस को ध्यान में रख के करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ऑनर की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है, उसका बिल्डिंग हो सकता है, उसके पास फर्नीचर हो सकते हैं, उसके पास कैश बैंक बैलेंस हो सकते हैं,
उसके पास कार और अदर एसेट हो सकते हैं, उसके दूसरे बिजनेस हाउस भी हो सकते हैं, दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। तो बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ बिजनेस के का जो अकाउंटिंग है उसी की अकाउंटिंग करते हैं, और ऑनर को के व्यक्तिगत चीज़ों की अकाउंटिंग बिजनेस में नहीं करते हैं। ऑनर अगर किसी कारण से व्यक्तिगत कोई चीज़ें लेता है तो उसकी भी हम लोग अकाउंटिंग कर लेते हैं बिजनेस में। तो यही सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्रिंसिपल डज रिक्वायर दैट सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। किस अकाउंटिंग मेथड की ये ज़रूरत है कि सेम अकाउंटिंग मेथड को ईयर टू आफ्टर ईयर हमको फॉलो करना चाहिए या यूज करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म एंड गोइंग कंसर्न। इसमें आंसर है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एक होता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यह बताता है कि अगर अकाउंटिंग के बनाने का कोई पॉलिसी हम एक बार फॉलो करना शुरू करते हैं तो उसको लंबी अवधि तक उसी पॉलिसी के अनुसार अकाउंटिंग करते हैं। क्यों? इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी रहती है मतलब दूसरे अपने ही जो अकाउंटिंग के अकाउंटिंग विभिन्न सालों में जो हम करते हैं उसमें यूनिफॉर्म होगा। पिछले साल भी हम उसी तरह करेंगे, उसके पिछले साल भी उसी तरह करेंगे, आने वाले सालों में भी हम उसी तरह करेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो क्या फ़ायदा होगा? इससे कंपेरेबिलिटी संभव हो पाता है। फिर हम एक लॉजिकल एनालिसिस से कर पाने में सक्षम होते। ये तो इंटर फर्म की बात हो गई। इंटर फर्म भी हम लोग अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब एक तरह का बिजनेस एक ही तरह के कॉन्सेप्ट का उपयोग करेगा, मेथड का उपयोग करेगा, तो उनमें आपस में कंपेरेबिलिटी रहेगी। कंपेरेबिलिटी रहेगी तो हम तुलना कर सकते हैं दूसरे बिजनेस से या जो बेंचमार्क बिजनेस है उस इंडस्ट्री का। तो इस तरह जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है वो रिक्वायर करता है कि बिजनेस अकाउंटिंग के जिस प्रैक्टिस या जिस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू करता है उसको ओवर द ईयर करते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में। सर्टेन कंडीशंस क्या क्या होते हैं? अगर कानून की ज़रूरत है, इफ लॉ रिक्वायर्स, इफ एस रिक्वायर्स। एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो लॉ की तरह ही होता है, जो अकाउंटिंग के नाउंस होते हैं, जनरली ग्रेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। उनको उनके आधार पर एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करता है और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि अकाउंटिंग करने में यूनिफॉर्मिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे। तो यहाँ हम लोग जो एक मेथड यूज करते हैं इसके कारण कंसिस्टेंसी है। जैसे डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। फिक्स एसेट के वैल्यू में जो फॉल होता है या दैट डिडक्शन होता है उसके यूज के लिए, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट अक्सर तो उसको टेंजिबल फिक्स एसेट तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसके यूज के लिए उसके वैल्यू में, मतलब अगर एक प्लांट खरीदा गया, एक मशीन खरीदा गया
और मशीन का यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। 5 लाख का तो सारे कॉस्ट मिला करके उस मशीन का कॉस्ट है। तो 5 लाख अगर 5 ईयर्स उसका लाइफ टाइम है तो 1 लाख के वैल्यू के बराबर जो मशीन का उपयोग हमने हर साल किया, उससे प्रोडक्शन लिया, उससे और सर्विस लिया मशीन से, तो इस तरह उसको 5 ईयर्स में फुल्ली डिप्रिशिएट कर सकते हैं 1 लाख करके। तो ये फॉलो करेंगे। अब डिप्रिसिएशन के कई तरीके होते हैं, सिस्टम होते हैं, या डिप्रिसिएशन के कई रेट हो सकते हैं। तो हम जो भी रेट एक बार अपनाएंगे उसको ओवर द पीरियड अपनाते रहेंगे जब तक कोई अन्य बाध्यता नहीं हो। या एक मेथड अगर अपनाते हैं तो उस मेथड को कॉन्टीन्यूअसली हम फॉलो करते रहेंगे जब तक कोई अन्य बाध्यता बीच में नहीं आती है। तो हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की बात हम लोगों ने कर ली। फिर इसी तरह किसी भी अकाउंटिंग के मेथड के लिए हो सकता है, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो या जो प्रैक्टिस हो, उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ओवर वेरियस ओवर ईयर आफ्टर ईयर, ओवर द ईयर आफ्टर ईयर हम लोग फॉलो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किस कॉन्सेप्ट के द्वारा या एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, एक फॉरसिबल फ्यूचर तक चलेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी। इसमें आंसर है सी, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं, ये जूम करके चलते हैं कि कुछ चीज़ें होगी ही, कुछ चीज़ें हैं ही, कुछ चीज़ों का पालन हमको करना ही पड़ेगा। एजम्पशंस क्या है? जो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं वो मान्यताएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिसके आधार पर हम कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग में ये मान्यता है कि बिजनेस एक बार खुल रहा है, बिजनेस एक बार ओपन स्टार्ट किया जा रहा है तो वो लंबे समय तक चलते रहेगा और उसको बंद करने की भी कोई ऐसी नीयत नहीं हो। बंद हो सकता है लेकिन अन्य कारणों से, बंद करने की नीयत से बिजनेस कभी कोई भी नहीं खोला जाता है। ये एज्यूम करके बिजनेस खोला जाता है, ये मान करके बिजनेस खोला जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कि वो लंबे समय तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है उस वही बताता है कि ये मान कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, एक फॉरसिएबल फ्यूचर तक। इसी कारण हम लोग जो एसेट्स है उसका बंटवारा 2 भागों में फिक्स करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में कर पाते हैं। लायबिलिटी का बंटवारा भी हम लोग करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में कर पाते हैं। एक्सपेंडिचर का भी बंटवारा हम लोग का डिस्टिंक्शन हम दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग एक्सपेंडिचर के रूप में कर पाते हैं। उसी तरह रिसिप्ट का भी बंटवारा हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में कर पाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती, मान कर हम मान ही लेते कि बिजनेस
पता नहीं कब तक चलेगा, तो फिर अकाउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम मान लीजिए कि बिजनेस 2 महीने के बाद में बंद हो गए, तो फिर अकाउंटिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जब भी हम अकाउंटिंग का काम शुरू करते हैं तो ये मान के चलते हैं किसी बिजनेस का कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू है। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर along with cash for supply of goods will not be considered as sale as per which concept? किसी सेल के लिए हमको ऑर्डर मिलता है कुछ पैसे के साथ, ठीक है, गुड्स के सेल के लिए हमको ऑर्डर मिलता है पैसे के साथ, लेकिन उसको सेल नहीं माना जाएगा। किस कॉन्सेप्ट के आधार पर? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। कंसिस्टेंसी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, एक्रूअल है, प्रूडेंस है। प्रूडेंस, प्रिंसिपल, एक्रूअल, कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या है? रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, बी है आंसर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल बताता है कि रेवेन्यू को हमको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू को हम लोग को कब लिखना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू को हमको तब लिखना चाहिए जब रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है। रेवेन्यू कमाने का जो इवेंट्स है वो हो गया है, वो ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया है, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। यहाँ हमको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको पैसा तो मिल गया है सेल के लिए, लेकिन सेल हमने अभी तक नहीं किया है ना? सिर्फ ऑर्डर मिला है, सिर्फ सेल के लिए ऑर्डर मिला है। ठीक है, सेल हमने अभी तक नहीं किया। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर along with some cash for supply of goods will not be considered as sale as per which concept? तो सेल हम लोगों ने क्या किया? नहीं किया है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ ऑर्डर मिलना ही हमारा सेल नहीं हुआ। चूँकि सेल नहीं हुआ है इसलिए इसको रेवेन्यू के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर ऑर्डर भी मिल गया होता और सेल भी हो गया होता एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, या सेल हो गया होता और उस पीरियड में पैसा नहीं मिला होता, तब भी हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते। मतलब रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब रेवेन्यू अर्न हो गया है। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो काम करना है उसको बिजनेस ने कर दिया है। जो ट्रांजैक्शन होना है वो ट्रांजैक्शन हो गया है। जो सर्विस रेंडर करना है वो बिजनेस ने रेंडर कर दिया है, चाहे पैसा मिला है या नहीं मिला। पैसा मिलने का आश्वासन नहीं मिल गया है वही पर्याप्त है रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए सिर्फ पैसा मिल जाना और काम नहीं करने से वो रेवेन्यू नहीं होता है। ठीक है, पैसा बाद में मिलने से और काम कर देने से वो रेवेन्यू हो जाता है। जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम काम करेंगे उसी पीरियड में उस रेवेन्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इस पीरियड में ऑर्डर मिला है सिर्फ,
सेल नहीं हुआ है तो उसको हम लोग रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो पैसा है मिला हुआ है वो एडवांस अगेंस्ट सेल के खाते में लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस एज पर विच प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम है उस पर दिखाया जाता है। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल। आंसर हमारे पास दिया गया है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आंसर है बी कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते हैं तो अगर कोई लॉस का हम अनुमान करते हैं कि होने वाला है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर लिखते हैं। लेकिन अगर हम अनुमान करते हैं कि कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। हम सेफ प्ले करते हैं, प्लेइंग सेफली का रूल फॉलो करते हैं। क्योंकि लॉस अगर होने वाला है और हमें पता है कि होने वाला है और उसके लिए एडिक्वेट हम प्रोविज़न नहीं करते हैं तो फिर अकाउंटिंग का जो पर्पस है कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना वो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते समय अगर एंटीसिपेटेड लॉस हुई है तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डेट क्रिएशन करते हैं। उसी तरह प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविज़न करते हैं। उसी तरह कोई अन्य प्रोविज़न हम लोग करते हैं या रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं ताकि अगर ऐसी कोई संभावना हो तो ऐसा कुछ अगर हो तो हम लोग उससे उसको कंपनसेट कर लें। कई तरह की बातें हैं। इसी कारण से हम लोग दैट ये जो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं वो बुक प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जितने मूल्य में हमने खरीदा है या जितना पर बिक रहा है या चीज़ें अभी मिल रही हैं जो हमने खरीदा है उसमें से जो कम है उस पर करते हैं। अगर चीज मान लीजिए कि हमने महंगा खरीदा है 10 रुपीज़ में खरीदा है, अभी उस पर अभी 5 रुपये पर यूनिट है तो हम उसको 5 रुपये में दिखाएंगे। रेस्ट 5 रुपये हम लॉस उसी साल का ट्रीट कर लेंगे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के समय, इसलिए कि हम प्रूडेंस रह सकें, प्रूडेंट रह सकें। कहने का मतलब कि हम अपने प्रॉफिट का सही अनुमान हम दे सकें, एक गलत अनुमान नहीं दे। ठीक है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल या दैट कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स का मतलब सीधा है, जैसे एक सामान्य बात है, सामान्य घटना आप लीजिए। जब आप कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं घर में और आपके जो पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या स्कोर होगा, तो आपको अगर 100% आना है तो क्या कहते हैं 90% आ जाएगा। अगर 90% आना है तो क्या कहते हैं 80% आ जाएगा। 80% आना है तो क्या कहते हैं 25% आ जाएगा। लाइक दैट आप क्या करते हैं, सेफ प्ले करते हैं कि इतना आ जाना चाहिए। अगर इतना बताएंगे तो सही है ताकि हमारे पेरेंट्स को कोई निराशा नहीं हो, क्योंकि आएगा तो उससे अधिक ही। तो इसीलिए बिजनेस में भी ये कंजर्वेटिव या प्रूडेंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है
जिसके अनुसार अगर एंटीसिपेटेड कोई लॉस है उसकी एंट्री, उसका ट्रीटमेंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर लेते हैं। अगर एंटीसिपेटेड कोई प्रॉफिट है तो उसका ट्रीटमेंट, उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं। उसकी एंट्री तभी करते हैं जब हमारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एज पर विच कॉन्सेप्ट? किस कॉन्सेप्ट के आधार पर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जो एक 12 महीने का होता है, या 1 ईयर का होता है, या 1 कैलेंडर ईयर का होता है, या 1 फिनेंशियल ईयर का होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार पर। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके पास कितने ये कौन कौन से ऑप्शन है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। ये फोर्थ आपका आंसर है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा है। गोइंग कंसर्न में क्या है? हम मान के चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर बिजनेस का हमको परफॉर्मेंस जानना है तो हम बिजनेस के लाइफ स्पेन, जो फुल लाइफ स्पेन है, तब तक तो इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भी बिजनेस का स्टेक होता है उनमें से कोई उतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होगा। गवर्नमेंट हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे ऑनर हो, चाहे आपके डेटर्स हों, चाहे आपके क्रेडिटर्स हों, चाहे आपके और स्टेक होल्डर्स हों, कंज्यूमर्स हों, जो भी इन्वेस्टर्स हों, वो इतने समय तक इंतजार कोई नहीं करेगा। इसलिए अकाउंटिंग के फुल लाइफ स्पेन को, हम बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके लिए भी, इसका पता करने के लिए भी बिजनेस हाउस और या तो ऑनर्स और मैनेजमेंट सभी उत्सुक होते हैं, सभी ललायित होते हैं कि उसका काम कैसे चल रहा है वो पता करें। अगर लंबे समय के बाद ही अगर कुछ पता आपको चलता है तो फिर आप रेमेडियल कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। फिर इस तरह की अकाउंटिंग का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ्स में अगर बिजनेस के परफॉर्मेंस का, बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन का अगर प्रेजेंटेशन किया जाता है तो बहुत सी से फ़ायदे होते हैं और हमको ये अनुमान भी होते चलता है कि हमारा बिजनेस कैसा कर रहा है और बिजनेस की अभी फिनेंशियल स्थिति हमारी क्या है। जो शुरुआती दौर की फिनेंशियल स्थिति वही है कि आज कुछ बेटर हुआ है, उसी तरह एक साल में बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट कमाया है या बिजनेस को कुछ नुकसान हुआ है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो हम अपना सकते हैं। हम अपने पुराने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का अध्ययन करके, अप्रेजल करके, एनालिसिस फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इसीलिए 12 मंथ्स के पीरियड के आधार पर ही अकाउंटिंग के फुल लाइफ स्पेन को 12 मंथ्स के पीरियड में बांटना, वो दैट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार पर किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है, ये डिक्टेट करता है, ये बताता है कि हमें किसी भी बिजनेस का दैट परफॉर्मेंस स्टेटमेंट या दैट इज पोजीशन जो स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कंपनी की वो बनाया जाता है, उसी तरह बैलेंस शीट बनाया जाता है पोजीशन करने के लिए, परफॉर्मेंस बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। बहुत से अभी तो लिस्टेड कंपनियां जितनी हैं तो उनके लिए सेबी का गाइडलाइन है कि वो अपने दैट बुक्स ऑफ वो दैट 3-3 महीने पर क्वार्टरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करेंगे हर क्वार्टर, मतलब एक साल के क्वार्टर पर, हर ईयर के क्वार्टर पर अपने बुक्स ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को का पब्लिकेशन करेंगे। तो ये वो स्टैट्यूटरी दैट ऑब्लिगेशंस है सेबी का जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए,
बल्कि लेकिन अन्य सारी कंपनियां, कोई भी अगर बिजनेस हाउस है वो जनरली अपने टैक्स वगैरह के लिए या अपने प्रॉफिट एंड लॉस के को पता करने के लिए, अपना बिजनेस पोजीशन जानने के लिए वो 1 साल के भीतर, 1 साल पर मतलब 1 साल में अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के कारण ही किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। किस प्रिंसिपल के आधार पर एसेट्स का जो वैल्यू है, किसी फर्म के एसेट्स का वैल्यू है, उस फर्म के कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर, लायबिलिटीज के बराबर होता है। इसका आंसर है ड्यूलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूलिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और आंसर है दैट मैचिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग TIND, अकाउंटिंग TING, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। तो इसमें आंसर आपका है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्यों आंसर है? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल। अब हमने डबल एंट्री सिस्टम का भी नाम सुना है, या हमने एक ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का नाम सुना है, या ये तो मैंने अभी सुना है, मतलब नहीं मैं बता रहा। हम ये जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी लिखे किए जाते हैं, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम लोगों ने ट्रांजेक्शन की बात की थी पहले, तो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जितना डेबिट का वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू क्रेडिट का होता है। मतलब एक साइड का जो डेबिट हमारा बैलेंस है वो, और जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, दोनों हमेशा इक्वल रहता है और हर स्थिति में इक्वल रहता है। इसी को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहना है तो हम कह सकते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, सामान्य सी बात। किसी भी बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है? शुरुआत में या तो ऑनर देता है या कर्जा लिया जाता है। और बिजनेस में जो पैसा आएगा वो क्या है? एक एसेट है, एक एसेट है। किसी व्यक्ति के पास जो पैसा होता है, सामान्य लाइफ से लीजिए, तो क्या है? वो उसका एसेट है। जो कैश होता है वो उसका एसेट है। उस बिल्डिंग है तो उसका एसेट है, फर्नीचर है उसका एसेट है, दैट लैंड एंड प्रॉपर्टी है तो वो उसका एसेट है। ये सारे एसेट्स हैं। उसी तरह वो एसेट वो कहाँ से लाया है? या तो उसके पास इतना पैसा है, या उसने कहीं से कर्ज लिया है और कर्ज के द्वारा उतना एसेट खरीदा है। तो उसका जो पैसा है, मैंने उसने जो लगाया है, कैपिटल जिसको कहते हैं, मालिक जो भी लगाता है पैसा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो उसने जो लगाया है और उसने जो कर्ज लिया है, उसी दोनों के बराबर में उनका एसेट होगा। क्योंकि एसेट जो भी खरीदा गया है, आप कह सकते हैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि अगर उसके फोर फादर का लैंड है, बिल्डिंग है, उसने कुछ नहीं लगाया तो भी तो एसेट उसी का है। तो उसने नहीं लगाया, लेकिन बिजनेस भी तो चूँकि वो अपने फोर फादर का ये है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो लीगल
हेयर है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या लीगल दैट ऑनर है, तो उसके फोरफादर ने तो उसमें पैसा लगाया ही होगा जब भी खरीदा होगा, जब भी एक्वायर किया होगा, जिस भी कॉस्ट पर एक्वायर किया हो, चाहे वो -1 पैसा, 1 पैसा ही, सॉरी अकाउंटिंग में माइनस प्लस नहीं होता है, 1 पैसा ही हो, लेकिन कभी न कभी तो उसको पैसा लगाया ही होगा ना। तो जो अकाउंटिंग जो ड्यूलिटी प्रिंसिपल है या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि ड्यूअल ड्यूलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि हमारे जो बिजनेस के एसेट होते हैं वो इक्वल होते हैं दैट हमारे लायबिलिटी और कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री सिस्टम में क्या मतलब है, जितने भी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर ट्रांजेक्शन भी आप भाषा में कहते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। रियल वर्ल्ड में देखिए, जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो उसका 2 प्रभाव होता है। कोई भी हमारा एक्शन, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, एक सेलर होता है तो बार भी होता है, किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को उतने का नुकसान भी होता है। एक अभी आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा 10th तक, तो उसमें न्यूटन का 3rd लॉ एक है गति का नियम, एवरी एक्शन है जो अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। एक चीज़ आपने सीखी होगी अपने पुरानी पढ़ाई में। उसी तरह जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसी के बराबर तो वो 2 एस्पेक्ट को दैट इम्पेक्ट करता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। अब डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ये आगे हम लोग बात करेंगे कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि ड्यूलिटी प्रिंसिपल के चलते ही हम दैट अकाउंटिंग के एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका मतलब जिसमें होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर है? तो ये क्यों होता है? ड्यूलिटी प्रिंसिपल के चलते ही। इसमें क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हम लोग आगे देखेंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंसिपल डज रिक्वायर दैट ओनली दोज फिनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आएगा। इसमें हमारे पास आंसर है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें हमारा बी आंसर आएगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिनको मनी फॉर्म में हम नाप सकते हैं। अगर हम कहें कि 10 क्विंटल राइस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे अकाउंटेंट से, तो अकाउंटेंट नहीं लिख पाएगा। वो हमसे क्या पूछेगा? सर इसका वैल्यू बताइए। अगर हम वैल्यू हमको पता नहीं, हम नहीं बताएंगे, तो कहेगा कि सर वैल्यू पता करके आइए और हमको बताइए, फिर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लिखूँगा। ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो भी
हालांकि मेरे कहने से भी अकाउंटेंट रहेगा, जब तक हम उसको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या अकाउंटिंग प्रूफ नहीं देंगे कि 10 kg या फिर राइस का वैल्यू 1000 रुपीज़ है, तब तक वो 10 क्विंटल राइस का वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है तो वो नहीं लिखेगा। तो मनी मेजरमेंट का यहाँ मतलब है कि वैसे ही ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है जिनको मनी टर्म में मेजर किया जा सकता है। मनी टर्म कुछ भी हो सकता है, अपने यहाँ के लिए रुपये है, बाहर के लिए कहीं पाउंड है, कहीं डॉलर है, कहीं येन है, कहीं डॉलर है, कहीं फ्रैंक है, तो इस तरह कहीं ड्यूश है। तो अनेक करेंसी है, विभिन्न देश अपने यहाँ की अकाउंटिंग का अपने देश की करेंसी में करते हैं। तो यहाँ आपने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल डज रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल फैक्ट्स विच हेल्प्स इन दी अप्रेजल ऑफ ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and financial position of an organization must be disclosed in the financial statements and in the footnotes। ठीक है, किस प्रिंसिपल की ये रिक्वायरमेंट है, कौन प्रिंसिपल ये बताता है और कहता है और बाध्य करता है कि जितना भी मटेरियल फैक्ट है उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मटेरियल फैक्ट का मतलब है, जितना भी मटेरियल फैक्ट का मतलब है, मटेरियल फैक्ट का मतलब है कि जो ऐसा फैक्ट है जो मटेरियल हो, मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट में चर्चा की जानी जरूरी हो। जैसे मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसकी, और ये मनी मेजरमेंट भी नहीं होता है, तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में कोई एंट्री या चर्चा नहीं की जाती है। उसी तरह जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं, वो जो मटेरियल है उनको देना आवश्यक होता है। इमटेरियल चीज़ों को देने पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा मतलब ये नहीं है कि बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन लिखने से छोड़ दिया जाता है, सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर में किया जाता है या अन्य तरह के क्लासिफिकेशन किया जाता है, अन्य तरह का जो अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिस अपनाया जाता है, उसमें मटेरियलिटी का ख्याल रखा जाता है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सिग्निफिकेंट है, जो रिलेवेंट है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है। और ये भी आवश्यक होता है कि जिस चीज़ की अपेक्षा यूजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विस को है कि ये चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। यूजर ऑफ अकाउंटिंग अपने किसी डिसीजन के लिए जिस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता उनको है, तो वैसी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर डिस्क्लोज की जानी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल हमको और लिख लेना चाहिए, दैट मे बी दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? लेकिन आंसर है ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्यों है फुल डिस्क्लोजर। इसलिए इसी प्रिंसिपल के आधार पर यह रिक्वायर है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं वो जो अप्रेजल के लिए आवश्यक है, किसी डिस्ट्रिक्ट अप्रेजल, फिनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के अप्रेजल के लिए या फिनेंशियल पोजीशन के अप्रेजल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के,
उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको डिस्क्लोज किया जाना नहीं संभव है तो उनको एटलीस्ट फुट नोट में ज़रूर दिया जाना चाहिए। इसीलिए जो हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो निश्चित नहीं होती है कि होगी ही। वो लायबिलिटी हमारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल्स रिसीवेबल है उसको डिस्काउंट किया है, अगर उसका ओनर जो ड्रॉवी है वो पैसा नहीं देता है तो लायबिलिटी कौन होगा? बैंक के प्रति या जिस एजेंसी से हमने डिस्काउंट कराया है उसके प्रति हम हों। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर हमने डिस्काउंट किया हुआ है, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास है, बिल रिसीवेबल्स हमारे पास है, तो हमारे पास नहीं है, बैंकर के पास है, तो या जो हम डिस्काउंट किया उसके पास है, तो उसके लिए हम लायबल होते हैं। अगर उसका ड्रॉवी पैसा नहीं देगा तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में फुट नोट में, बैलेंस शीट में नहीं लेकिन फुट नोट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑल द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स if there is a reason to believe that knowledge of them would influence the decisions of informed users of accounting services। इस प्रिंसिपल के अनुसार ये आवश्यक है कि वैसे सारे इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया जाना चाहिए जिसके नॉलेज से जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज, जो अकाउंटिंग सर्विसेज का यूजर्स हैं, उनके डिसीजन पर इन्फ्लुएंस पड़े। वैसे सारे इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिए जाने चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि किसी यूजर के डिसीजन, किसी डिसीजन को, इन्वेस्ट करने के डिसीजन को, अपना डेट इन्वेस्टमेंट निकालने के डिसीजन को, या कंपनी की चीज़ें खरीदने के डिसीजन को, कंपनी में नौकरी करने के डिसीजन को, या कंपनी से टैक्स लेने के डिसीजन को, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं उनका डिफरेंट यूज होते हैं। अगर उस पर प्रभाव होता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर दिया जाना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसी के आधार पर ये कहा जाता है कि ऐसे सारे मटेरियल फैक्ट को या सारी चीज़ों को, सारे इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया जाना चाहिए जो मटेरियल हो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ख्याल से उनके लिए, जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे: फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड ड्यूलिटी। अब ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फुल डिस्क्लोजर एक दूसरे के सपोर्टिव है लेकिन थोड़ा अंतर है। फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर में सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी जाती है, ठीक है। मटेरियलिटी में जो यूजर के लिए आवश्यक है, सारे कहने का मतलब यहाँ है एडिक्वेट, जो लॉ रिक्वायर करता है, जो लॉ के अनुसार जरूरी है, यूजर के लिए भी ज़रूरी है और लॉ के अनुसार भी ज़रूरी है। वो सारे इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिए जाते हैं जो एडिक्वेट हो, सिग्निफिकेंट हो और रिलीवेंट। यहाँ मटेरियलिटी में क्या है? मटेरियलिटी में अगर यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कुछ इंफॉर्मेशन में क्षमता है तो उसको जरूर दिया जाना चाहिए। मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ है, एक व्यक्ति के लिए मटेरियल हो सकती है, दूसरे के लिए मटेरियल नहीं हो सकती। जैसे मटेरियलिटी जो आइटम है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके नेचर पर और उसके वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि जो स्टेशनरी आइटम, छोटे छोटे स्टेशनरी आइटम है, बड़ी नहीं, छोटी छोटी, जैसे इरेजर है, पेंसिल है, कुछ पेपर की शीट्स है,
पेंशन, अगर इसको हम लोग करंट एसेट में लिखें तो ये सही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू इतना कम होता है कि उसको लिखने के लिए, उसका एसेट्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो हमारा कॉस्ट लगेगा वो उनके कॉस्ट से ही अधिक हो जाएगा, तो फिजिबिलिटी अकाउंटिंग में नहीं रह जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट कर लेते हैं। उसी तरह अगर दुकान का, शॉप का थोड़ा एक्सटेंशन किया गया, उस पर खर्च हुआ, तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्यों? इसलिए कि इससे, उस एक्सटेंशन से दुकान की उस शॉप की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, उस प्रीमियज की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अर्निंग अधिक होने लगेगी, चीज़ें ज़्यादा डिस्प्ले होंगी, ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ी, तो उसका रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में अगर 100-200 रुपये का अंतर है तो उतना मटेरियल नहीं है, लेकिन कैश में अगर 1 रुपये का भी वेरिएशन है, 100-200 का वेरिएशन है, तो बहुत ही मटेरियल है, क्योंकि कैश को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था भी होती है, उसकी हैंडलिंग भी 1 या 2 व्यक्ति ही करते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी रखी जाती है, टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन इन्वेंट्री के क्रम में सिक्योरिटी तो रखी जाती है, हैंडलिंग भी व्यक्ति करता है, लेकिन जो इन्वेंट्री है उसके उपयोग में कई तरह के लोग आते हैं और बार बार आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, भीतर के भी लोग आते हैं। इन्वेंट्री में वेस्टेज की संभावना होती है, कैश में वेस्टेज की संभावना कोई नहीं होती है। तो 200 का जो अगर वेरिएशन है इन्वेंट्री में तो एक इमटेरियल, वो मटेरियल नहीं है, लेकिन कैश में है तो उसका वो एक मटेरियल चीज़ है। इससे यूजर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो हमको ये बताता है। नेक्स्ट है, according to which principle assets are recorded in the books of accounts as per their cost price, which include cost of purchase, transportation, installation charges and cost spent for making the asset ready to use। यह है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका आंसर ये है, ये आपका डी है। ठीक है, देखिए अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है या कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो दैट एसेट्स का मतलब यहाँ नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट दैट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बड़ी लेस के आधार पर दिखाया जाता है। लेकिन जो भी एसेट है, फिक्स एसेट है, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पर, जिस प्राइस पर उसको एक्वायर किए हैं उसी प्राइस पर दिखाते हैं। हाँ, हम उसमें से जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या उसके यूज के लिए, उसके एसेट के वैल्यू में कमी के लिए, फॉल के लिए या रिडक्शन के लिए जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या डिप्रीशन चार्ज करते हैं या एमोटाइज करते हैं, तो उसको उतना उस एसेट से कम करके दिखा के राइट ऑफ करते हैं। तो उसको हम लोग उसके कॉस्ट से उतना वैल्यू कम करके दिखाते हैं, उसी को बुक वैल्यू कहते हैं, उसी को बुक वैल्यू कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एसेट का वैल्यू जो होता है वो आप एसेट जो हम खरीदते हैं वो बेचने के लिए नहीं करते हैं, उसके यूज़ के लिए करते हैं। तो यूज़ के चलते जो भी पैसा उसमें से डिडक्शन होगा वो तो करते ही हैं, लेकिन
अगर एसेट का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है या घट जाता है तो बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एसेट का वैल्यू भी पता करना इतना आसान नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कई तरह के एसेट होते हैं, तो एसेट की वैल्यू का ट्रैक रखना भी संभव नहीं हो पाता है बहुत बार, और संभव अगर हो भी तो हम भी जो प्रोक्योर किए हैं ऐसे कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उनका भी वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। अगर 2010 में हमने एक मशीन खरीदी थी, उसी कैपेसिटी की हमने 2015-12 में खरीदी, 13 में खरीदी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों साल का प्राइस एक ही हो। तीनों साल का प्राइस 3 होगा या 4 होगा, तीनों साल का प्राइस 3 होगा। तो ऐसी स्थिति में एसेट के वैल्यू को का ट्रैक रखना भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग, और ये रिलेबल होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है, एग्जैक्टनेस होता है, तो इसीलिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। कॉस्ट प्राइस में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड रहती हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। उस एसेट को ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट लगता है वो भी एसेट के वैल्यू का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। उसी तरह उसको इंस्टॉल करने में जो पैसा लगता है वो भी उसका पार्ट बन जाता है। उसको रेडी टू यूज़ की स्थिति में लाने के लिए जो खर्च लगता है उसको भी हम लोग एसेट की वैल्यू का ही पार्ट मानते हैं। तो इस तरह उसका जो टोटल कॉस्ट है एसेट का, उस प्राइस पर हम लोग एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट, which concept does require that the transactions recorded in the books of accounts are supported by documentary evidence and vouchers? कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये रिक्वायर करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दैट वेरीफाइबल या वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जिसको वाउचर भी कहते हैं, वाउचर भी कहते हैं, वाउचर नहीं वाउचर भी कहते हैं, उसके आधार पर लिखी जाती है। तो उसका आंसर है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। दूसरा आंसर मनी मेजरमेंट है, कॉन्सेप्ट ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी। इसमें ये आपका आंसर है। क्योंकि वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये रिक्वायर करता है, उसमें ये आवश्यक होता है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एसेट को, दैट इज किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, वाउचर के आधार पर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं एंट्री उसकी की जानी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, expenses are recognized when incurred and revenues are recognized when earned। किस प्रिंसिपल के अनुसार एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो इनकर्ड किया जाता है और खर्च किया जाता है, और रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो कमाया जाता है। यह है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी एसेट, किसी एक्सपेंस को तभी एक्सपेंस मान लेते हैं हम जब वो पेमेंट हमने किया हो या नहीं किया। उसी तरह किसी इनकम को हम इनकम तभी मान लेते हैं जब इनकम हमने अर्न कर लिया, चाहे पेमेंट हमको मिला हो या नहीं मिला। जैसे सर्विस हमने रेंडर कर दिया, सर्विस हमने दे दिया और पैसा हमको नहीं मिला, तो वो हमारा एक इनकम।
ठीक है। उसी तरह सर्विस हमको मिल गया और पैसा हमने नहीं दिया, तो वो हमारा एक एक्सपेंस है। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमको बताता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के द्वारा ये करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। एक किस प्रिंसिपल के अनुसार जिस समय के जिस पीरियड के एक्सपेंसेज है उसको उसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच किया जाता है। जिस पीरियड का एक्सपेंसेज है उसको उसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच किया जाता है, न कि अन्य पीरियड के रेवेन्यू से। जैसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में यह होता है कि अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने 1 अक्टूबर को पे किया है, नेक्स्ट ईयर वो कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक चलेगा। तो वैसी स्थिति में 6 मंथ्स का हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस होगा और 6 मंथ्स का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस होगा। तो जो प्रीमियम का एक्सपेंस है उसमें से जो प्रीपेड एक्सपेंस का फिगर है या वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस को हम इस साल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम कब करेंगे? अगले साल। कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब उसके आधार पर अर्निंग रेवेन्यू अर्निंग किया जाए। ठीक है। जो प्लांट एंड मशीनरी का हमने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर रहा है उसका उपयोग हम लोग तो अगले साल करेंगे, जब वो रेवेन्यू कमाएगा, रेवेन्यू कमाने में उसका उपयोग किया जाएगा तो उसको अगले साल करेंगे। तो यही हमको दैट मैचिंग प्रिंसिपल बताता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है मैचिंग प्रिंसिपल सी। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विथ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। इसी के चलते क्या होता है? इसी के चलते डिप्रिसिएशन हम ये करते हैं, काटते हैं। क्योंकि डिप्रिसिएशन में क्या करते हैं हम? डिप्रिसिएशन में हम मशीन का जितना वैल्यू हम अनुमान करते हैं कि प्रॉफिट कमाने में, अर्न पैसे अर्न करने में इस साल उपयोग में लाया गया है, उतना वैल्यू हम लगभग डिप्रिसिएशन के रूप में उस मशीन की वैल्यू से घटा दें और उतने कम वैल्यू का वो मशीन अब हमारे पास रह जाएगा। जैसे किसी एक अकाउंटिंग ईयर में मशीन का वैल्यू 5 लाख है, 5 ईयर्स लाइफ है, एक अकाउंटिंग पीरियड हमने यूज़ किया, मतलब 1 लाख का हम लोगों ने वैल्यू के बराबर मशीन 1 लाख के बराबर वैल्यू मशीन का हम लोगों ने यूज़ किया। तो इस साल के अंत में जब दिखाया जाएगा मशीन को तो वो 4 लाख पर दिखाया जाएगा, 1 लाख डिप्रिसिएशन के रूप में दिखाया जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। तो जो एक्सपेंस है उसको उसी साल के रेवेन्यू से इस तरह मैच कराया गया। इसके कई और उदाहरण हैं। दैट सैलरी है, सैलरी हमारा अगर बाकी है तो हम सैलरी को अभी दैट मार्च का सैलरी अगर हमारा बाकी है, अक्सर हाँ सैलरी फर्स्ट वीक का नेक्स्ट मंथ दिया जाता है और अप्रैल में हम पेमेंट करेंगे। 31 मार्च को हम अपना फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो सैलरी के जो भी क्या और जो भी एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, ये जितने की सारे एक्सपेंस हैं इनको इंटरेस्ट है, जो भी एक्सपेंस है ये क्या हो गया हमारे लिए एक लायबिलिटी के रूप में हमारे यहाँ लिखे जाएंगे। अब जैसे कोई भी एक्सपेंस हमारा है, जैसे हम लोगों ने रेंट देना है, नहीं दिया है तो अनपेड रेंट के अकाउंट होगा। अब रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रिसीव भी होती हैं और जिनका पेमेंट भी हम करते हैं।
तो जो पेमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग ये अभी बात कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट और पेज में रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम लोग जो रिसीव करते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ बात करते हैं, वहाँ बात करेंगे। यहाँ एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम की हमने बात की। उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब हम निर्धारण करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें बनी उसमें से जितनी नहीं बिकी वो तो इस साल का रेवेन्यू क्रिएट करने में उसका सहयोग नहीं है, जो बिकी उसी का ना रेवेन्यू सहयोग है। तो उसको निर्धारण करने के लिए हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह फिर हम लोग आगे ये मैचिंग प्रिंसिपल ये बताता है हमको कि एक्सपेंस को उसी साल के रेवेन्यू से मैच किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है on the basis of which principal distinction is made between current and non-current assets। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के आधार पर हम लोगों ने बात की है पहले भी, ये भी ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि लंबे समय तक व्यवसाय चलेगा, तो इसीलिए करंट और न करंट एसेट का मतलब क्या है, जिसका फ़ायदा हमको एक साल के भीतर मिल जाए या जो मनी टर्म में कन्वर्ट हो जाए एक साल के अंदर। नॉन करंट एसेट क्या है, इसका उपयोग लंबे समय तक हम बिजनेस में फ़ायदे के लिए करते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर कर पाते हैं। अगर हम ये मान के ही नहीं चलते तो अगर जो जिस चीज़ का फ़ायदा हमको एक साल के भीतर मिल जाता है, जो मनी फॉर्म में कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक साल के अंदर या 4 साल के अंदर कन्वर्ट होगा, इसमें डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि बिजनेस कब बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसी को न मानते हैं जो जिसका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं, जिससे हमको लंबे समय तक फ़ायदा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जिसका फ़ायदा हमको उसी फाइनेंशियल ईयर के भीतर 12 मंथ के भीतर हो जाता है, जिसका फ़ायदा हमको एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर हो जाता है अधिक से अधिक, या जो प्रोडक्ट का या दैट बिजनेस का दैट ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर हो जाता है। तो इस तरह बिजनेस का लाइफ साइकिल क्या है, जैसे एक चीज़ जो मैंने हमें रॉ मटेरियल खरीदा, उसका प्रोसेस हुआ, उसका फिर से अगर 4 महीने में प्रोसेस हो जाता है तो 4 महीने में हम एक साइकिल मान जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, या हम चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर 10 दिन में हमारी चीज़ें खरीदी जाती है और बेची तो 10 दिन का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो अगर ये हमको पता करना मुश्किल होता है चीज़ों के बारे में, तो ऐसी स्थिति में 12 मंथ्स मैक्सिमम सीमा है ऑपरेटिंग दैट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन के अवधि के लिए। तो इस तरह हम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए। थैंक यू, सी यू अगेन।